हेलो एवरीबॉडी। आज हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैक्यूरेल की खोज है। होता क्या है रेडियो एक्टिविटी? अपने आप ही अनस्टेबल जो न्यूक्लियस हैं डिसइंटीग्रेट होना, टूटना स्टार्ट कर दें, इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स ए फिनोमिनन of spontaneous disintegration of unstable nucleus is known as radioactivity। थोड़ा सा स्टार्टिंग की रेडियो एक्टिविटी के बारे में पहले जानते हैं, फिर आगे चलेंगे। रेडियो एक्टिविटी जैसा अभी बताया हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया था। ये नाम आया था मैरी क्यूरी की तरफ से। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, कुछ एलिमेंट अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल, गामा को रेडिएशंस भी कह देते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं उनसे इमिट होते रहते हैं। रेडियो एक्टिविटी ये प्रोसेस के दौरान, एक्टिविटी यानी वो एक्टिव होते हैं रेडिएशंस के लिए, इसलिए कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस का जो नेचर है वो स्टडी किया था रदरफोर्ड ने। तो काफी सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम हेनरी बैक्यूरेल टू द रदरफोर्ड। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस है, क्योंकि बैक्यूरेल ने खोज की थी इसलिए इन्हें बैक्यूरेल रेज भी बोल देते हैं समटाइम्स। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिविटी के दौरान अल्फा, बीटा और गामा रेज जो इमिट होती हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टी आई मीन टू से इनका नेचर कैसा है, अगर इन पे चार्ज है तो किस तरीके का है। फाइन, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हमने यहाँ पर रखा, इससे अल्फा, बीटा और गामा रेज इमिट हो रहे हैं। फाइन, अब देखिए नेगेटिव बीटा पार्टिकल है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये पता लग रहा है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। गामा रे है स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है, बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट, इसका मतलब ये न्यूट्रल होंगे। अल्फा है देखिए तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज। फाइन, पेनिट्रेशन पावर के बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं। इसके लिए हम पेपर, एल्यूमिनियम और लेड, जिसके लिए ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए, तीनों की प्लेट्स को ले लेते हैं। फाइन, अब इंसिडेंट कराते हैं सबसे पहले पेपर पर, अल्फा, बीटा और गामा को। तो हम क्या देखते हैं कि बीटा और गामा तो पेनिट्रेट करती हुई बाहर निकल जाती है पेपर से, लेकिन अल्फा नहीं। इसका मतलब अल्फा की पेनिट्रेशन पावर कम है अनडाउटली, राइट। जब ये एल्यूमिनियम पर इंसिडेंट होती है बीटा एंड गामा, तो ऐसा देखा जाता है गामा तो पास ऑन हो जाती है लेकिन बीटा रह जाती है। इसका मतलब गामा की पेनिट्रेशन पावर बीटा से और भी ज्यादा हो गई। क्लियर है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट किया जाता है। इनको सबको हम समराइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो हमने यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर रहे हैं, आप इसको 1 बाय 1 देखिएगा। एक कॉलम, एक रो पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। प्रॉपर्टीज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल्स। सबसे पहले सिंबल पे बात करें। अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं ट्वाइस He4 से। बीटा पार्टिकल दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल एंड पॉजिटिव। नेगेटिव -1 चार्ज हो गया, E0 नेग्लिजिबल मास होता है इसलिए, +1 E0 कह देते हैं पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी कहेंगे। गामा को सिंपली, क्योंकि इसका रेस्ट मास भी 0 है, चार्ज लेस होता है इसलिए। क्लियर है? चार्ज की बात करें, अल्फा पार्टिकल पर +2E, राइट, और नेगेटिव बीटा पर -E कह देंगे, पॉजिट्रॉन पर क्या कह देंगे, +E। और गामा कैसा होता है हमारा, न्यूट्रल। मास पे आ जाइए। अब हम प्रोटॉन से कंपेयर करने जा रहे हैं। अल्फा, अल्फा को कहते हैं हीलियम का न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन के मास का कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, राइट। ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के कंपेयर में कम होता है, कितना, 1836 टाइम्स। तो हम कहते हैं मास ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास। ओके, गामा का रेस्ट मास कितना होता है, 0। क्लियर है? वेलोसिटी की बात करें, अल्फा का ऑर्डर है ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऑर्डर देख रहे हैं हम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हैं, c/10 1/10 होता है। c कितना, 3 × 10⁸। बीटा का वेरिएबल होता है c/10 से लेकर 9c/10 तक। और गामा EMW है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वैक्यूम में ट्रेवल करती है।
अब रिलेटिव पेनिट्रेशन पावर हमने देखा था अल्फा पेपर को भी नहीं पार कर रही थी, तो अगर इसकी 1 कहते हैं तो बीटा पार कर गया था पेपर को, ये 100 टाइम्स होती है इससे, राइट। और गामा देखा था आपका, है ना, एल्यूमिनियम शीट को भी पार कर गया था, तो इसका भी 100 टाइम्स होता है। ऐसे याद रखेंगे, अल्फा का 1 है तो 100 और गामा का बीटा से भी और 100 टाइम्स, तो 10,000। क्लियर। आयनाइजेशन पावर क्या होता है, रिवर्स होता है, जिसका पेनिट्रेशन पावर कम है उसका आयनाइजेशन पावर ज्यादा होता है, तो इसका होता है 10,000, 100 and this is 1. इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, क्या इफेक्ट होता है अगर उस पर इंसिडेंट कराते हैं? यस, स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, अल्फा, बीटा और गामा तीनों के कारण। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट होता है इन पार्टिकल का? यस, हमने देखा था अल्फा पार्टिकल है डेविएट हो रहा था, किधर हो रहा था, नेगेटिव प्लेट की तरफ हो रहा था, ओके, और बीटा पार्टिकल भी डेविएट हो रहा था, लेकिन गामा नहीं हो रहा था डेविएट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, राइट। एक एनर्जी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप याद रखिए अल्फा पार्टिकल होता है लीनियर स्पेक्ट्रम इसका, गामा का भी लीनियर होता है, बीटा पार्टिकल का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर, आप इसको याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी में दो बेसिक लॉज हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट लॉ और दूसरा डिके लॉ। आज के लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो सोडी नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। इसमें हम ये देखते हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फा डिके, यहाँ फिजिक्स की बात करेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना जरूरी है कि अगर ये डिके होता है अल्फा पार्टिकल तो क्यों होता है। ये उन्हीं पार्टिकल से डिके होता है जिनका न्यूक्लियस का साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए रेडियम है हमारे पास 2 to 6, एक बड़ा साइज का है, तो ये अनस्टेबल है, राइट। तो ये बाइफर्केट होता है, एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है ट्वाइस He4 को और अपनी साइज को छोटा करता है 86,222, है ना, डेटोन के अंदर, फाइन, और स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचता है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस होता है वो डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, 88 है 86 की तरफ डिस्प्लेस हो गया, फाइन। तो एक जनरल इक्वेशन लेके चलते हैं कि रेडियम नहीं हो कोई और हो, ZXA है, तो एक अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो 2 से तो कम हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर Z-2 हो गया, और मास नंबर किससे कम हो जाएगा, 4 से, Ya-4 हो गया। और ये अल्फा पार्टिकल को दिखाया है हीलियम का न्यूक्लियस होता है ट्वाइस He4, फाइन। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इसका न्यूक्लियर साइज रिड्यूस हो जाता है, स्टेबल हो जाता है हमारा ये न्यूक्लियस, रेडियम की कंपेयर में आरएन आपका स्टेबल है। अब ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है अल्फा डिके, तो इसमें आपसे Q वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जिन्होंने नहीं देखा इसे देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल अल्फा डिके के लिए Q वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कैसे करेंगे, राइट। Q वैल्यू हमने बताया था वहां पर कि इनिशियल मास माइनस फाइनल मास मल्टीप्लाई बाय c² एक Q वैल्यू होती है। कैसे है जिन्हें डिटेल में जानना है तो आप देखिए उसे प्रीवियस लेक्चर को, राइट, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। I का मतलब है यहाँ रिएक्टेंट से, F का मतलब है प्रोडक्ट। अब यहाँ थोड़ा सा इसकी जो Q वैल्यू हम निकालते हैं रेडियोएक्टिविटी में, इसमें काफी कंफ्यूजन हमने देखा है, तो इसे हम डिटेल में देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये मासेज जो है न्यूक्लियस के मासेज है, एक बात ये ध्यान रखना, हमें जब मास रखना है तो न्यूक्लियस का मास रखना है, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम बात करें x की, राइट, तो इसका x का कुछ अपना एटम का मास होगा, न्यूक्लियस का मास चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करना होगा, ये नहीं करते हैं आप, कई बार मैंने देखा है, तो आप इसको कीजिए अगर क्लियरली दिखाना है तो Z इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो Z मास हो गया, इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, ये मास हो गया मेरा न्यूक्लियस, किसके न्यूक्लियस का, X का, फाइन, ये माइनस का साइन लगाया है। अब फाइनली Y पर आइए, पहले इसके एटम का मास माइनस, मुझे तो न्यूक्लियस का चाहिए ना, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उनके मास को माइनस किया मैंने, Z-2m, क्लियर है वाली बात। और ये दो आपके पास में इसमें इलेक्ट्रॉन, इनके मास को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है ना, ओके, मल्टीप्लाई बाय c²। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास ये आ जाता है सिंपली mx माइनस my इंटू c²। कई बार बुक्स में आप देखिए लिटरेचर में डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख देते हैं, लेकिन ये आया कैसे,
आप इसको पॉज करके वीडियो को और कैलकुलेट करके देखो, ये आता है नहीं आता है, तो आपको मास्टरी होगी, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फाइन। अब एक्स पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करें अपन। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वाई और अल्फा का के लिए बात करें अपन, राइट। तो होगा क्या, देखिए इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए पूरे सिस्टम का, वाई प्लस अल्फा का, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अल्फा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड से जाएगा, यस और नो। फाइन। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ट्वाइस एम के लिख सकते हैं अपन इसको, कांस्टेंट, राइट। तो एम के कांस्टेंट हो गया आपका। तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसका मतलब ये है यहाँ जो भी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी से मतलब क्यू एनर्जी से होता है कि टोटल एनर्जी जितनी इवॉल्व हो रही है, तो जो क्यू एनर्जी है इनके मास के इनवर्स प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। इसका मतलब यदि मुझे वाई की चाहिए तो देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन बोल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ एम अल्फा लिखा है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय द क्यू। फाइन। अब खुद से बताओ, अगर मेरे को अल्फा की चाहिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम वाई, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, राइट। तो फिलहाल एक बार के वाई की बात पूरी कर लें। अल्फा का मास कितना, 4 mu, वाई का कितना था मास, a माइनस 4, अल्फा 4 क्यूब। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आ गया 4/8। क्लियर है। अब अल्फा के लिए यहाँ बस ये वाई आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है वाली बात। ओके, एम वाई का मास कितना है, a माइनस 4 AMU, है ना, राइट। सॉल्व कर ले इसको, तो इतना आ गया। क्लियर हो गया सबको। अब बीटा पार्टिकल के डिके को डिस्कस कर लेते हैं। बीटा दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं नेगेटिव बीटा डिके को। फाइन। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल कब इमिट होते हैं और क्यों होते हैं। ये उन्हीं न्यूक्लियस से होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल होने के भी कई कारण होते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है प्रोटॉन के कंपेयर में, उनसे नेगेटिव बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात, एग्जांपल पोलोनियम लिया हमने 218, राइट। इसमें न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा है तो ये अनस्टेबल है, तो ये दो पार्ट में बाइफर्केट होता है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल को इमिट करता है और 8218 के अंदर चेंज हो जाता है, राइट। ओके, अब ध्यान देना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा थे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे यहाँ पर, राइट। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा। n न्यूट्रॉन है, देखिए एक E माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन में तब्दील होता है, साथ ही साथ एक एंटी न्यूट्रिनो नामक पार्टिकल भी इमिट होता है, राइट। पॉली जो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है उन्होंने ये वाली बात बताई थी। तो जब भी न्यूक्लियस से बीटा माइनस पार्टिकल इमिट होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस है आपका, ये बीटा माइनस पार्टिकल इमिट हुआ तो डॉटर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो डिस्प्लेस होता है टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ गया, 84 था, ये कितना हो गया इसका 85, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, राइट। तो एक जनरलाइज इक्वेशन ले, जेड एक्स है, तो सबसे पहले तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया z प्लस 1 वाई ए। आप देखिए मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं होती, 218 है, 218 है इसका, राइट। और ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल को दिखाया हमने -1 E0, साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो, इसको ईटा स्टार या न्यू बार से दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, आइदर न्यू बार या ईटा स्टार। ये दोनों किसके रिप्रेजेंटेशन है, एंटी न्यूट्रिनो नामक पार्टिकल, राइट। पार्टिकल जो इमिट हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है, फाइन। इसके लिए क्यू वैल्यू की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया अपन ने अल्फा के केस में देखा था कि सबसे पहले क्यू वैल्यू ऐसे दी जाती है, लेकिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसमें जो मासेज है वो न्यूक्लियस के हैं, एटम्स के नहीं है, तो ये चीज का ध्यान रखना है हमको। तो ठीक है, एक्स एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, z, वो माइनस कर दिया, फिर ये माइनस का साइन इसलिए लगाया है, फिर y का मास इट्स ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है z प्लस 1, तो उनका कर दिया। साथ ही साथ ध्यान दीजिए एक इलेक्ट्रॉन भी है तो ये प्लस me यहाँ पर ले लिया हमने, राइट, मल्टीप्लाई बाय ये c स्क्वायर।
इसको सॉल्व करके देखो आप खुद से पहुंच करके, क्या ये आ रहा है mx माइनस एम वाई सी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया करते हैं तो उससे क्लियर नहीं होता ये आया कैसे, फिर हम हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मासेस को माइनस नहीं करते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अल्फा बीटा में इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस किया है आपने फिर भी वही आ रहा है, तो आप इसको ये रूल बना लें, ऐसा सब इक्वेशन में नहीं है। अभी हम दिखाएंगे पॉजिट्रॉन के केस में ये नहीं आएगा रिजल्ट, क्लियर। तो इसलिए हमेशा इसको ऐसे ही फॉलो करें आप। ओके, तो ये रेस्ट में शुरू में तो पार्टिकल आपका एक्स रेस्ट में रहता है, तो रेस्ट में रहता है तो शुरू में इसकी पर्टिकुलर लीनियर मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम आपका जीरो हो गया वाई प्लस नेगेटिव बीटा पार्टिकल का। तो इनकी जो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इक्वल लीनियर मोमेंटम से जाएंगे, राइट। तो हम रूट एम के कांस्टेंट हो गया काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों का कांस्टेंट होगा, किसका, वाई और बीटा का, ये मतलब है यहाँ पर, राइट। तो जो काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ क्यू से होता है, क्यू एनर्जी जो इवॉल्व होती है वो मास के इनवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अभी जैसे बताया था। तो वाई की बात करेंगे अपन, तो ये दूसरा आपका नेगेटिव बीटा है, इलेक्ट्रॉन ई से रिप्रेजेंट किया, वाई के केस में एम ई आ गया है। तो जब हम ई की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई। आई थिंक इट इज क्लियर, फाइन। पॉजिट्रॉन के डिके की बात कर लेते हैं। पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव बीटा डिके से है। सबसे पहले तो बीटा प्लस डिके उन्हीं अनस्टेबल न्यूक्लियस से होगा जिनमें प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा होता है, फाइन। और डिके होने के बाद में होता क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इंक्रीज हो जाते हैं। जब अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ चलता है न्यूक्लियस, राइट। तो इससे क्या होता है, न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, फाइन। प्रोटॉन देखिए एक पॉजिट्रॉन को इमिट कर रहा है और न्यूट्रॉन में तब्दील हो रहा है, तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन का कम हो रहा है। साथ में न्यूट्रिनो नामक पार्टिकल है वो इमिट होता है, ये एनर्जी पार्टिकल होता है, इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से। तो जब भी न्यूक्लियस से बीटा प्लस पार्टिकल का इमिशन होगा तो प्रोडक्ट जो न्यूक्लियस होता है डिस्प्लेस हो जाता है टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, प्लस है ना, तो एक नंबर कम हो जाना है इस बार, तो Z है तो Z-1 हो गया। मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल जो इमिट हो रहा है भाई इसका मास नेग्लिजिबल होता नहीं होता है ना। +1 E0, पॉजिट्रॉन है +1 कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है -1 E0 कह देते हैं, प्लस न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो के भी दो सिंबल हो गए, न्यू या ईटा, क्लियर है, फाइन। तो पार्टिकल बीटा प्लस पार्टिकल जब इमिट होगा तो उसके साथ साथ एक और एनर्जी का पार्टिकल इमिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो, क्लियर है, फाइन। अब इसके लिए क्यू वैल्यू की बात कर लें। क्यू वैल्यू तो अब यहाँ कैलकुलेशन देखिए, दोबारा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, एम आई माइनस एम एफ सी स्क्वायर, एम आई ये न्यूक्लियस का मास, एक्स के न्यूक्लियस का मास, राइट। तो मैंने पहले एटम का मास किया, फिर इसमें जेड इलेक्ट्रॉन है तो माइनस कर दिया। अब वही पे आइए, एटम का मास माइनस, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, Z-1 इलेक्ट्रॉन है वो, साथ में एक और ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास है ये सी स्क्वायर, क्लियर है, फाइन। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आप खुद करके देखिए पहुंच करके, माइनस का ट्वाइस एम ई सी स्क्वायर। तो हमने कई बार देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है बीटा प्लस डिके में भी केवल सिंपल ये लिख देते हैं एम एक्स माइनस एम वाई सी स्क्वायर, तो गलत है, ठीक है। हाँ, तो दोबारा से वही स्टोरी है आपका कि x इनिशियली रेस्ट में, तो y और आपका जो पॉजिट्रॉन है उनका लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2m के कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मास के इनवर्स में होगा, जिसे बार बार बता रहे हैं। तो y की बात करेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर आ जाएगा y प्लस एम ई मल्टीप्लाई बाई क्यू, और पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो एम वाई ऊपर आ जाएगा एम वाई प्लस एम ई क्यू। आई थिंक इट इज क्लियर, क्यू वैल्यू, फाइन। अब बीटा माइनस और बीटा प्लस दोनों में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नामक पार्टिकल भी इमिट हो रहे थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेके फिर आगे चलेंगे। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ये इंट्रोड्यूस किए थे पॉली नामक साइंटिस्ट ने, राइट। बेसिकली केमिस्ट्री में आते हैं इस साइंटिस्ट का नाम, और दैट इज ओनली ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हुआ क्या था कि फर्स्ट टाइम जब ये रिएक्शन हुई पॉजिट्रॉन और बीटा माइनस के इमिशन की,
तो एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल नहीं हो रहा था। अब ये मान लें उसे बचाने के लिए एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इजाद किया इन्होंने, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई कि इन पे न तो कोई चार्ज होता है न इनका रेस्ट मास होता है। फाइन। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी वेरिएबल होती है, जैसे हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बचाने के लिए, तो जितनी एनर्जी का बैलेंस का जरूरत पड़ेगा उतनी एनर्जी के पार्टिकल ये निकलेंगे। तो कहते हैं इनकी एनर्जी वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, जीरो से उस एंड पॉइंट तक होगी जितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी नहीं चाहिए तो जीरो एनर्जी बोल देंगे। इंटरेस्टिंग। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दोनों के दोनों मूव करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से, राइट, और ये और दूसरे पार्टिकलों से इंटरेक्ट नहीं करते। फाइन। चलिए अब गामा डेके की बात कर लेते हैं, तीसरे तरीके का पार्टिकल। सबसे पहले तो जैसे कि एटम में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। और व्हेन न्यूक्लियस इज एन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो अनस्टेबल होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे साइजेस ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है। अब बात ये रहा है कि वो खुद एक्साइटेड स्टेट में इसलिए अनस्टेबल है, तो वो स्टेबल स्टेट में आने के लिए कुछ एनर्जी के पार्टिकल्स का इमिशन करता है, गामा पार्टिकल्स के ऊपर, राइट, और लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। फाइन। और जो एनर्जी डिफरेंस होता है लेवल्स का, उसका ऑर्डर होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि इन जनरल फोटोन की होती है। तो फोटोन किसके होते हैं? वो गामा रेज के होते हैं, है ना। इससे इसका रीजन क्या बताया हमने गामा डिके का, कि न्यूक्लियस की एक्सेस एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। इसे दिखाते हैं। कोबाल्ट लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले कोबाल्ट एक बीटा माइनस पार्टिकल को इमिट करके, अभी गामा की बात नहीं हो रही, CO28 निकल में तब्दील हो जाता है, राइट। अब ये डबल स्टार का मतलब है कि ये हाई एनर्जी का निकल का न्यूक्लियस है, राइट। अब गामा की बात आप स्टार्ट करेंगे अब, राइट। डबल स्टार का मतलब क्या है ये, कि ये हायर एनर्जी लेवल के अंदर है, डबल एनर्जी लेवल में नहीं है, न्यूक्लियस की एनर्जी लेवल की बात हो रही है। अब होता क्या है, ये कुछ गामा एनर्जी कि फोटोन को इमिट करता है, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जांपल लिया, और ये अपनी एनर्जी को कम करता है न्यूक्लियस, राइट। वही ये देखिए 60-28 कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, एनर्जी कम कर दी, एक स्टार को मैंने कम कर दिया यहाँ पर, राइट, एनर्जी लो कर दी है, अभी भी ये स्टेबल नहीं है, एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो ये और फोटोन को इमिट करेगा, 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इमिट कर देता है ये, है? और स्टेबल न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है, वही निकला अभी भी। फाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज हो गई पार्टिकल की, राइट, लेकिन पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो व्हेन न्यूक्लियस इमिट द गामा पार्टिकल, प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो भी बन रहा है डॉटर न्यूक्लियर कीप्स अप बोथ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। आप देखें यहाँ पर मास नंबर एटॉमिक नंबर वही है। आई थिंक इट इज क्लियर द गामा पार्टिकल का एमिशन। एक और तरीके का एमिशन होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के ऑर्बिट कैप्चर भी कहते हैं, के यानी न्यूक्लियस के पास वाला। ये भी वो उन न्यूक्लियस के साथ में होता है जिनमें कि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होता है न्यूट्रॉन के कंपेयर में। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद में स्टेबिलिटी कैसे आती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाता है। रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, देखिए न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है पास, सबसे पास वाला ऑर्बिट कौन सा होता है, के, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एन में तब्दील हो जाएगा। फाइन। तो व्हेन द न्यूक्लियस कैप्चर वन ऑफ इट्स ऑर्बिट, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन पास वाले के से होता है, तो साथ में एक न्यूट्रिनो को भी इमिट करता है, राइट। तो आप चाहें तो यहाँ एक न्यूट्रिनो दिखा सकते हैं। द प्रोडक्ट न्यूक्लियस डिस्प्लेसेस टुवर्ड द डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। कैसे रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे अपन, ZX से प्लस, आप कैप्चर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन दिखाया -1 E0, तो बैलेंस करें इक्वेशन को Z-1, ठीक है। ये Y एक नया डॉटर न्यूक्लियस बन गया और मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं है, साथ में एक न्यूट्रिनो इमिट हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है।
इसकी क्यू वैल्यू की बात करें, उसी तरीके से रिएक्शन दिखाएंगे, तो आप दोबारा से देख लीजिए। फाइन, सबसे पहले एक्स एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हैं Z, राइट। फिर देखिए ये इलेक्ट्रॉन का मास, ओके, ये माइनस का साइन आ गया। फाइन, ये Mi की वैल्यू है इस ब्रैकेट के अंदर। Mf की बात करेंगे अपन, Y एटम का मास माइनस इसमें से एटम के मास को माइनस कर दिया, क्लियर है, ओके। और ये तो बताया था हमने कि न्यूट्रॉनों का कोई भी रेस्ट मास होता नहीं है, मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। तो अब इसको पॉज करके और कैलकुलेट करके देखो कि क्या ये इतना आता है। फाइन, अभी क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। फाइंड वैल्यू ऑफ Z एंड A इन द गिवन इक्वेशन, है ना। अभी इक्वेशन दे रखी है आपको, इसमें जो डॉटर या प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना है उसमें Z और A की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्वेश्चन करते कैसे हैं, इक्वेशन को बैलेंस करके, और कुछ नहीं है। तो एटॉमिक नंबर Z पहले फाइंड करते हैं, तो बैलेंस करते हैं इसको, एटॉमिक नंबर को 92 Z प्लस 2, क्लियर है यहाँ पर। तो 92 माइनस 2 Z हो गया, तो Z की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 90, क्लियर है। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बात को। अब इसी तरीके से मास नंबर A चाहिए, तो मास नंबर को बैलेंस कर देंगे। 238 इक्वल टू A प्लस 4, तो 4 माइनस करें तो A की वैल्यू मेरे पास में आ गई 234। आई थिंक द क्वेश्चन आपके पास क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास में कि x है y में तब्दील हो रहा है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों तरह के पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, तो उनके नंबर्स आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं वो n है, और बीटा है वो मान लीजिए स्मॉल m है। फिर हमें बहुत अच्छे से पता है अल्फा यानी हीलियम का न्यूक्लियस ट्वाइस He4, तो जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो मास नंबर को रिड्यूस कितने से करेगा 4 से, और एटॉमिक नंबर को रिड्यूस किससे करेगा 2 से, क्लियर है। और बीटा की बात करें तो मास में तो तब्दील करेगा नहीं ये, ठीक है, राइट। लेकिन जब भी नहीं दे रखा तो हम नेगेटिव बीटा पार्टिकल मान के चलते हैं, तो किससे चेंज करेगा -1 से, क्लियर है, ओके। तो अब एक एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले आप मास नंबर से स्टार्ट करो। क्यों मास नंबर से फायदा रहता है कि आप अल्फा पार्टिकल के नंबर फाइंड कर सकोगे, क्योंकि बीटा से तो मास नंबर चेंज होता नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप अल्फा का नंबर फाइंड कर सकते हैं मास नंबर को इक्वेट करके। तो चलो करते हैं, 200 168, और हमने ये मान लिया है कि n है अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, तो इससे मास नंबर कितना चेंज होता है 4, एक अल्फा से 4, तो n से कितना हो गया 4n, क्लियर है, इमिट हो रहा है। तो 168 को माइनस कर दें तो n मेरे पास में आ गया 8, इसका मतलब ये आ गया कि 8 अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, क्लियर है। अब एटॉमिक नंबर फाइंड कीजिए सेकेंड टाइम्स, है ना, पहले मास नंबर करेंगे हमेशा, राइट। तो इक्वेट करते हैं 90 80, और हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल n इमिट हो रहे हैं, तो वो कितना एटॉमिक नंबर चेंज करता है 2 से, तो 2n के लिए, और m हमारा है बीटा पार्टिकल, तो कितना चेंज करता है वो -1 से एटॉमिक नंबर को चेंज करेगा, क्लियर है। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, 80 माइनस के तो 10 आ गया, 2n माइनस m। अब n तो आपने फाइंड कर लिया है कितना है, 8 रख दीजिए, है ना, ये 16 हो गया, तो 16 माइनस 10, तो m आ गया 6। तो बीटा कितने इमिट हो रहे हैं 6, और अल्फा कितने इमिट हो रहे हैं 8, क्लियर है सबको। अब एक क्वेश्चन क्यू वैल्यू से रिलेटेड ले लेते हैं कि कैसे डील करते हैं। अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि एक आयरन 55 है आपके पास में, वो इलेक्ट्रॉन का भी कैप्चर कर सकता है, बीटा प्लस के डिके की भी बात हो रही है, राइट। तो क्वेश्चन ये है, देखिए दोनों का इक्वेशन आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा प्लस डिके की एक जैसी इक्वेशन है, सारी चीज एक जैसी है, राइट। और एक ही कारण है इन दोनों का, कैप्चर का और बीटा प्लस के 1 के डिके का, लेकिन दोनों अलग अलग होती हैं। तो अब ये इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 55 Fe इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करेगा, लेकिन बीटा प्लस 1 डिके नहीं कर सकता है। ये मासेस गिवन है आपको। तो सबसे पहले तो हम देखें, जिनके लिए क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी वो रिएक्शन पॉसिबल है, और माइनस है तो इसका मतलब उससे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो पॉसिबल है नहीं। तो ये वाली बात देखनी है, मेन टूल तो ये रहेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैप्चर देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आयरन 55 से इलेक्ट्रॉन ने को इसने कैप्चर किया,
तो देखिए ये ऐसा बन जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर में -1 E0 होता है, तो -1 हुआ तो ये 25 हो गया, और 0 है तो ये 55 Mn में तब्दील हो जाता है, और साथ में एक न्यूट्रिनो को इमिट करता है। ये तो रिएक्शन बनाई अपन ने, फाइन। अब क्यू वैल्यू का फॉर्मूला ये था, हमने देखा था mx - my/c²। कैसे आया था ये हमने डिटेल में बताया था आपको, फाइन। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए mx यानी कि फर्स्ट पार्टिकल आएगा, राइट, 54.938298 प्रॉपर्ली रखेंगे चीज़ों को, और इसी तरीके से मैग्नेज का रख दिया हमने। अच्छा, हमने बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट में एक रिलेशन बताया था, जिन्होंने नहीं देखा उसे देखिएगा, कि हम डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हैं तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइन। क्यों है, कैसे आया है, ये आप देख लीजिए, रेफर कर लीजिए काम का। तो हमारे पास आ जाता है प्लस में 0.23 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्लस में आ रहा है क्यों, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, पॉसिबल है। अब व्हाई नॉट द बीटा प्लस डिके, है ना, क्यों 0 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो अलाउ है। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं, बीटा प्लस डिके क्यों नहीं है, राइट। तो बीटा प्लस डिके हो रहा है, तो देखिए +1 E0 है ना, इमिट हो रहा है न्यू। आप इन रिएक्शन को देखिए जरा, हम कह रहे थे दोनों एक ही जैसी रिएक्शंस बनेगी, देखने में तो फिजिकली तो एक ही जैसी नजर आना ही है रिएक्शन। ये इस पार्टिकल को मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो बैलेंस करते हुए -1 E0 बन जाएगा, -1 E0 हो जाएगा। रिएक्शन तो एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग होती है ना। ये बीटा +1 डिके होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। तो इसके लिए क्यू वैल्यू फाइंड करते हैं, हमने बताया था इसके लिए ये था -2 में। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। ओके, अब ये वैल्यू रखते हैं सारी अपन, आप पॉज करके और कैलकुलेट करके देखिए, है ना। तो मास्टरी आती है कॉन्फिडेंस आता है ना। ये जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा माइनस में आ जाती है वैल्यू 0.79, तो माइनस में आ रही है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्यों, 0 से छोटा है, तो बीटा प्लस डिके नहीं होगा। ये स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन कैप्चर से। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, फाइन। ओके, अब ये रेडियोएक्टिविटी थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 2 लेक्चर में बांटा हुआ है। सेकंड लेक्चर हम लेंगे रेडियोएक्टिविटी डिके लॉ, है ना, n = n0 e⁻ जैसा, है ना। तो रेडियोएक्टिविटी में r = r0 e⁻t, रेडियोएक्टिविटी एक्सपोनेंशियल डिके होता है ना। जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस लेक्चर में हम साथ में डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।